हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप रोजाना स्टडी का टाइम निकाल रहे होगे। एग्जाम का कुछ नहीं पता, लेकिन आप रोजाना समय जरूर निकालिए। अगर आप ये सोचोगे कि एग्जाम से पहले पढ़ना शुरू कर दोगे और सिलेक्शन हो जाएगा, तो बहुत मुश्किल है। जो भी आप काम कर रहे हो, चाहे आप हाउस वाइफ हो या वैसे ही आप ट्यूशन पढ़ा रहे हो, कोई दूसरा काम करो, आप जरूर अपने काम करो, लेकिन थोड़ा समय जरूर निकालो। उससे क्या होगा कि आप बिल्कुल जो है, ऐसा नहीं होगा कि बिल्कुल अब पढ़ाई छोड़ दिया और एक महीना पहले किताब उठाई। ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरा तरीका भी ये होता था कि मैंने पेपर पे लिख रखे थे, नोट्स बना लिए थे, स्कूल में जहां मैं पढ़ाता था वहां पे पेपर रखा और रिवाइज कर लिया। आप अपने नोट्स बनाते चलो, टाइम मिले तो आप वीडियो भी देखते रहो। उससे आपकी प्रिपरेशन जो होगी वो कभी ब्रेक नहीं होगी। तो शुरू करते हैं। आज का हमारा लिटरेरी टर्म है रेस्टोरेशन कॉमेडी ऑफ मैनर्स। कॉमेडी ऑफ मैनर्स पहले भी लिखी गई थी, लेकिन रेस्टोरेशन एज में एक नई पहचान मिली। पहले थोड़ा सा देखते हैं रेस्टोरेशन क्यों लगाया गया है। देखो, रेस्टोरेशन एज में क्या था। चार्ल्स सेकंड राजा बने थे, उससे पहले थी प्यूरिटन एज। प्यूरिटन एज के दौरान काफी पाबंदियां थी। थिएटर को 1642 में बंद कर दिया गया था। और थिएटर को बंद करने का कारण क्या था कि ये अनैतिकता फैलाते हैं, जो एक शासक वर्ग है उसके खिलाफ में लोगों को भड़काते हैं। तो एक तरीके की पाबंदियां थी लोगों के ऊपर। जब प्यूरिटन एज खत्म हुई, क्योंकि प्यूरिटन एज में क्या था, कॉमेडी लिखी जाएगी। अब कॉमेडी में क्या होगा, कई बार जो है सेक्सुअल रिप्रेशन, ये चीजें पाबंदी लगा दी गई प्यूरिटन एज में। अब जब ओपननेस ही नहीं होगी, तो कॉमेडी में कुछ ज्यादा कुछ लिखा नहीं गया। तो प्यूरिटन एज के बाद में जब रेस्टोरेशन एज आई, उस समय जो ड्रामा लिखे गए, कॉमेडी लिखी गई, कॉमेडी की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, सिर्फ कॉमेडी, जो कॉमेडी लिखी गई उसे कहा गया रेस्टोरेशन कॉमेडी ऑफ मैनर्स। तो इस वजह से रेस्टोरेशन कॉमेडी ऑफ मैनर्स कहा गया। ये प्रभावित किससे हुई? देखो, चार्ल्स सेकंड जब राजा बने थे, उससे पहले वो एक तरह से निर्वासन का जीवन, वो फ्रांस में रह रहे थे। फ्रांस में रहते हुए उन्होंने काफी कॉमेडी देखी थी, और वहां पे फ्रांस में कॉमेडी ऑफ मैनर्स काफी समय से पॉपुलर थी। तो फ्रांस में जो कॉमेडी ऑफ मैनर्स थी, उन्होंने प्रभावित करा जो इंग्लैंड की कॉमेडी ऑफ मैनर्स थी। दूसरा, नेटिव इन्फ्लुएंस, कुछ नेटिव प्रभाव भी थे। जो प्यूरिटन एज थी, प्यूरिटन एज से पहले अगर हम बात करें एलिजाबेथन एज या उसके बाद में जो टाइम था, उस समय भी काफी प्लेस जो थे वो कॉमेडी ऑफ मैनर्स की तर्ज पे लिखे गए थे। उन्होंने भी प्रभावित करा। तो जो नेटिव इन्फ्लुएंस था और जो फ्रांस का इन्फ्लुएंस था, फ्रांस में जो कॉमेडी ऑफ मैनर्स थी, उन्होंने काफी प्रभावित करा जो इंग्लैंड में कॉमेडी ऑफ मैनर्स लिखी गई। अगर हम बात करें कि कॉमेडी ऑफ मैनर्स, इसे एंटी सेंटिमेंटल कॉमेडी भी कहते हैं, क्योंकि इसमें सेंटिमेंट्स वगैरह कुछ होते नहीं है। एंटी सेंटिमेंटल कॉमेडी भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, जनरली जो सोसाइटी है उसमें जो मैनर्स हैं, तौर तरीके, उसको क्रिटिसाइज कराया जाता है। अब क्या तौर तरीका हो सकता है, मान लो कोई फैशन है, कोई नया नौजवान लड़का है, वो खास फैशन को फॉलो कर रहा है, या कोई औरत है, ठीक है, वो एक फैशन को फॉलो करे, तो उस पर क्रिटिसाइज कर दिया गया। तो उस समय के जो रीति रिवाज थे, कन्वेंशन थे, उनको क्रिटिसाइज करा गया। आर्टिफिशियल सोसाइटी थी, जो अपर क्लास थी, वो किस तरह से अपने आप को पेश करती थी, अपने आप को शो ऑफ करती थी, उस पर क्रिटिसाइज, तो कमेंट करा गया, सटायर करा गया, क्वेश्चंस करेगा। ये चीजें इन प्लेस में हमें मिलती है। अगर हम बात करें इंग्लैंड में जो कॉमेडी ऑफ मैनर्स थी, तो सबसे पहले शेक्सपियर का था मच एडो अबाउट नथिंग। इसे हम कह सकते हैं इंग्लिश लैंग्वेज का पहला कॉमेडी ऑफ मैनर्स, मच एडो अबाउट नथिंग। कॉमेडी ऑफ मैनर्स को जैसे बताया था, स्क्रीनशॉट ले लेना चाहे आप, कॉमेडी ऑफ मैनर्स को जैसे बताया था कि इसको प्रभावित करा था, एक तो नेटिव इन्फ्लुएंस थे। दूसरा, जो फ्रांस में कॉमेडी ऑफ मैनर्स लिखी गई थी। इसके अलावा बेन जॉनसन ने कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स लिखी थी, उसका भी प्रभाव काफी पड़ा था। अब बात करते हैं कौन कौन से राइटर्स थे, ड्रामाटिस्ट थे जिन्होंने लिखा था। तो विलियम वाइचरली, इन्होंने लिखा था द कंट्री वाइफ। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट है विलियम कंग्रीव। विलियम कंग्रीव ने लिखा था द वे ऑफ द वर्ड। कई यूनिवर्सिटीज में ये प्ले पढ़ाया भी जाता है, द वे ऑफ द वर्ड। विलियम कंग्रीव ने लिखा था द वे ऑफ द वर्ड। आगे बढ़ते हैं, कॉमेडी ऑफ मैनर्स में देखते हैं। कॉमेडी ऑफ मैनर्स बीच में फिर कम हुई, बाद में फिर ये रिवाइव हुई। कॉमेडी ऑफ मैनर्स की बात करें तो ओलिवर गोल्ड स्मिथ ने बहुत ही पॉपुलर लिखी थी, और कई जगह पढ़ाई भी जाती है। बहुत ही पॉपुलर ड्रामा है शी स्टूप्स टू कॉन्कर। मैं ये कहूंगा कि आप इसे जरूर पढ़ना। हालांकि अब बुक नहीं मिलती है, जब से जो है यूट्यूब वगैरह आया, तब से मार्केट में बुक ही मिलनी बंद हो गई है। मैं देखने गया था एक बार प्ले, शेक्सपियर के प्ले ही नहीं थे। सी स्टूप्स टू कॉन्कर कहूंगा, ये आप जरूर पढ़ना, सी स्टूप्स टू कॉन्कर। इसके अलावा रिचर्ड ब्रिंसले शेरिडन ने लिखा था द राइवल्स, द स्कूल फॉर स्कैंडल। ये भी एक तरीके से पॉपुलर कॉमेडी ऑफ मैनर्स है। लेकिन शी स्टूप्स टू कॉन्कर ये तो बहुत ही अच्छा प्ले है, इसके ऊपर कई मूवीज भी बनी हुई हैं। अगर हम बात करें तो जैसे बतलाया था, जो तौर तरीके थे लाइफ ऑफ मैनर्स, उनको क्रिटिसाइज करा गया। और इसकी जो सेटिंग थी, ये कोई रोमांटिक सेटिंग नहीं थी, या कोई ऐसी नहीं थी जैसे कि कोई लड़ाई का मैदान हो,
एक सिंपल सी सेटिंग होती थी, जैसे घर में या फिर ड्राइंग रूम, वहां पे जो है वो प्ले परफॉर्म हो रहा है थिएटर में, टैवर्न्स, सराय, क्लब्स में हो रहा है, या पब्लिक पार्क्स में जनरली जो होता है इस तरह की सेटिंग इन प्लेस की होती थी। अगर हम बात करें, ये जो प्लेस थे कॉमेडी और मैनर्स, इनमें कोई रोमांटिक पैशन नहीं मिलेगा, इस वजह से इसे एंटी सेंटिमेंटल भी कहते थे। रोमांटिक पैशन नहीं मिला क्योंकि इसमें कॉमेडी थी, मैनर था, मैनर को जो उस समय के रीति रिवाज थे, आर्टिफिशियल सोसाइटी थी, उसको क्रिटिसाइज करा गया। लेकिन कोई आपको ऐसी रोमांटिक पैशन नहीं मिलेगा। जो हीरो हीरोइन जो होंगे वो सिंपल होंगे, उनके अंदर डायलॉग जो होंगे वो विटी होंगे, एक तर्क कर रहा है, एक बात कर रहा है, दूसरे ने बात रखी, लेकिन कोई ऐसे इमोशनल चीजें आपको नहीं मिलेंगी, अटैचमेंट, सेंटिमेंट्स इसमें जो होता है वो नहीं होते हैं। और इनमें जो कहानी होती है इसमें इलिसिट लव अफेयर, इस तरीके की चीजों को दिखाती है कि एक का मैटर किसी दूसरे से चल रहा है, फिर बाद में उसका भंडाफोड़ होता है, जैसे होता है ट्रायंगुलर, तो इस तरीके की चीजें इसमें दिखाई जाती हैं। कोई स्कैंडल वाली चीज हो, उस चीजों को दिखाया जाता है। इन प्लेस के जरिए जनरली इनमें क्या होता है, जो कमेंट्री करी जाती है, जो ह्यूमन फॉइबल्स हैं, जो कमियां हैं इंसान की, उन पर जो है कमेंट्री करी जाती है। अच्छा, एक खासियत है, जो डायलॉग होते हैं विटी होते हैं। विटी से मतलब ये हो गया, मैंने अभी वर्ड यूज भी करा था, कि एक ने बात कही, दूसरा उसके बिल्कुल सेम, जैसे उसके होता है ना कि तुरंत हाजिर जवाबी, इस तरीके की चीजें होती हैं कॉमेडी और मैनर्स। एक ने कुछ कहा, दूसरे ने एकदम से जवाब दिया, फिर उसने कुछ कहा, फिर कुछ जवाब दिया, इस तरीके के डायलॉग इसमें हमें मिलते हैं। देख लो इसे एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं। जेरेमी कॉलियर, इनका नाम वैसे कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन नेट के एग्जाम में पूछा गया था। कॉमेडी और मैनर्स को क्रिटिसाइज भी काफी करा गया है। कारण क्या था कि इसके अंदर काफी ओपननेस थी, वल्गैरिटी बहुत ज्यादा थी, और कुछ चीजें ऐसी थी जिसको वजह से काफी जो था क्रिटिसाइज कराया जा रहा था। जेरेमी कॉलियर ने एक पंफलेट, एक कह सकते हैं छोटा एस्से लिखा था, बहुत बड़ा नाम है, अ शॉर्ट व्यू ऑफ द इमोरलिटी एंड प्रोफेननेस ऑफ द इंग्लिश स्टेज। देखो नाम से ही पता लग रहा है, शॉर्ट व्यू, छोटी झलक, इमोरलिटी, अनैतिकता, और प्रोफेननेस, और जो प्रोफेननेस है जो बहुत ज्यादा दिखाया हुआ है इंग्लिश स्टेज में। तो इंग्लिश स्टेज में जो थिएटर थे उसमें जो कॉमेडी और मैनर्स के जरिए जो चीजें दिखाई जा रही थी उनको क्रिटिसाइज करा था। इन्होंने क्या आरोप लगाया, एक तो अनैतिकता बहुत ज्यादा फैलाई जा रही है, समाज में अनैतिकता फैल रही है, क्योंकि ये जो वो चीजें दिखला रहे हैं जो नहीं दिखानी चाहिए, जैसे आजकल होता है मूवीज में ये चीजें दिखला दी। तो इस चीज की वजह से इन्होंने क्रिटिसाइज करा, इंडेसेंसी, एब्यूजिंग द क्लर्जी, जो पादरी वर्ग है, क्लर्जी, उनको ये काफी जो है क्रिटिसाइज करते हैं। दूसरा, ये मोरालिटी है, नैतिकता, नैतिकता के खिलाफ बात करते हैं ये। एक चीज का और इन्होंने आरोप लगाया था, इन्होंने ये कहा था कि इसमें पोएटिक जस्टिस नहीं होता है। पोएटिक जस्टिस से मतलब ये है कि जो बुरा करेक्टर है उसको कोई ना कोई पनिशमेंट लास्ट में मिलना चाहिए, लेकिन इस तरह के कॉमेडी ऑफ मैनर्स में वो जनरली उसको बिना पनिशमेंट दिए उसे केवल वार्निंग देकर छोड़ दिया जाता है। तो ये एक कमी भी उन्होंने गिनाई थी। अच्छा, जिन जिन राइटर्स पे, ड्रामाटिस्ट पे उन्होंने आरोप लगाया था उसमें कौन कौन थे, विलियम वाइचरले, जॉन डाइडन का भी नाम था कि जॉन डाइडन ने भी लिखा है थोड़ा बहुत, विलियम कंग्रीव, जॉन बेनब्रो, और थॉमस डर्फे, इन सबको उन्होंने इस पंफलेट में क्रिटिसाइज करा था। आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेना। अब बात करते हैं सेमेंटिक्स। देखो सेमेंटिक्स बहुत ही एक दूसरे से मिलते जुलते वर्ड हो जाते हैं, मैं एक शॉर्ट में बतलाऊंगा सेमेंटिक्स को, वरना बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। सेमेंटिक्स जो है एक तरीके से ध्यान रखना, ये लिंग्विस्टिक, जो भाषा विज्ञान होती है ना, भाषा को स्टडी करते हैं, उसी की ब्रांच है बस। अब क्या होता है इसमें, जो वर्ड्स होते हैं उनका मीनिंग कैसे जाता है, हम तक कैसे पहुंचता है, उसको स्टडी कराया जाता है। हाउ वर्ड्स, फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस कन्वे मीनिंग, कैसे वर्ड्स जो होते हैं, फ्रेज होते हैं, वो मीनिंग को लेके जाते हैं। कॉन्टेक्स्ट, टोन और स्ट्रक्चर, जैसे मैं सिंपल सा कहूं कि कोई भी वर्ड, एक सिंपल सा मैं फ्रेज बोला, गो देयर, गो देयर, गो देयर, सेम वर्ड है लेकिन टोन अलग है। तो एक में मैंने कहा सिंपल से कि एडवाइस दी, सलाह, एक में मैं ऑर्डर दे रहा हूँ, गुस्से में कह रहा हूँ। तो ये सब स्टडी कराया था सेमेंटिक्स में, कि कैसे जो वर्ड्स हैं, फ्रेजेस हैं, उन वो मीनिंग को कैसे कन्वे करते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल में लेते हैं, जैसे बैंक है, एक सेंटेंस में बैंक लिखा हुआ है, अब उस बैंक को पढ़ा आपने तो आपका खुद दिमाग जो है वो कैप्चर कर लिया, बैंक का मतलब ये जो है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, नदी का किनारा नहीं है, क्योंकि आपने पूरे सेंटेंस को स्टडी करा। इसी तरह से यहां पर एक सेंटेंस है, वर्ड सेम है लेकिन उन्हें अलग तरीके से फ्रेज करा हुआ है, जॉन गेव मैरी, और यहाँ पे मैरी गेव जॉन, तो वर्ड सेम है लेकिन स्ट्रक्चर अलग है, तो इसको स्टडी करा जाता है। या फिर इट इज कोल्ड, अब इसका मतलब क्या हो सकता है, इट इज कोल्ड का हो सकता है ये कोल्ड
बाहर जो वेदर उसकी बात हो रही हो कि बाहर ठंड है, या फिर ये भी हो सकता है कि कोई हीटर रखा हो उसकी बात हो रही हो कि हीटर जो है ठंडा पड़ गया। तो इस सब को स्टडी करा था सिमेंटिक्स। बस इतना ध्यान रखो, ये एक तरीके की लिंग्विस्टिक्स, भाषा विज्ञान की एक शाखा है जिसमें वर्ड्स, फ्रेजेस, जो सेंटेंस होते हैं उनको स्ट्रक्चर, उनको स्टडी कराया जाता है। आगे बढ़ते हैं। स्केल्टोनिक वर्ड्स, भाई इंपॉर्टेंट तो नहीं है मैं कहूंगा, लेकिन एक आध बार पूछा गया था नेट के एग्जाम में, तो थोड़ा सा कहूंगा कि इसे स्टडी को लो, ज्यादा मुश्किल भी नहीं बैठेगा। स्केल्टोनिक वर्ड्स, देखो नाम से पता लग रहा है ये स्केल्टोनिक वर्ड्स लिया गया जॉन स्केल्टन। जॉन स्केल्टन 1460 से 1529, इन्होंने जो है इसे यूज करा था, जॉन स्केल्टन ने। ये जो स्केल्टोनिक वर्ड्स है, इसका दूसरा नाम स्केल्टोनिक्स भी कहते हैं, टम्बलिंग वर्ड्स भी कहते हैं। टम्बलिंग से मतलब है एक तरह से कि इसमें तुकांत शब्द बहुत ज्यादा होते हैं। जो राइमिंग स्कीम होती है ना, तुकांत राइमिंग वर्ड्स, तुकांत शब्द होते हैं, राइमिंग वर्ड्स बहुत ज्यादा होते हैं। आप पूरी पोम को पढ़ोगे उसमें तुकांत शब्द बहुत ज्यादा मिलेंगे। तो टम्बलिंग, इसकी खासियत क्या है? एक तो शॉर्ट लाइंस होती हैं, बहुत छोटी लाइंस की पोम होगी। देखो ये बहुत छोटी लाइन की पोम है, बहुत छोटी लाइन की पोम होगी। और दूसरा, इरेगुलर होती हैं, मींस जो लाइन होगी उसका स्ट्रक्चर नहीं होगा कि वो जो है किस में लिखी हुई है, मींस उसमें 2 फीट है 4 फीट है, कोई स्ट्रक्चर नहीं होगा। इरेगुलर होती है, छोटी लाइंस होती हैं। और टम्बलिंग वर्ड्स होती है, मींस तुकान शब्द, जो राइमिंग वर्ड्स होते हैं बहुत ज्यादा मिलेंगे आपको, बार बार मिलेंगे, बहुत ज्यादा मिलेंगे। अगर हम बात करें, जॉन स्कल्टन ने से यूज करा था। और ये जो होते हैं इनमें आपको क्या मिलेगा? एलिट्रेशन, ये तो खैर बात की चीज है। मल्टीपल राइम्स, बहुत ज्यादा राइम्स मिलेगी। इसको इस्तेमाल उन्होंने कहाँ करा था? उन्होंने इस्तेमाल करा था सटायर में और प्रोटेस्ट में। ध्यान रखना, जो जॉन स्केल्टन थे, जिस समय उन्होंने लिखा उस जमाने में सटायर बहुत ज्यादा लिखे आ रहे थे। सटायर में उन्होंने इस तरीके का, जो एक तरीके का जो लिखने का तरीका था वो अडॉप्ट करा था, और वो शॉर्ट लाइंस में लिखा था उन्होंने। और दूसरा, ये तुकान शब्द बहुत ज्यादा यूज कर रहे थे। तुकान शब्द जो होता है वो कॉमन थे उस जमाने में। स्क्रीनशॉट ले लो, बस ध्यान रखना इसमें शॉर्ट लाइंस ऑफ इरेगुलर। अच्छा, डायपोडिक मीटर से मतलब, ये मैं बताना भूल गया, डायपोडिक मीटर मींस जो 2 फीट है उनको एक साथ गिन लिया, मींस जो लाइन है उसे एक साथ गिन लेते हैं, कोई बड़ी लाइन नहीं मिलेगी। डायपोडिक मीटर एक छोटा सा ये लाइन होगी। तो बस इसे ध्यान रखो, शॉर्ट लाइंस होगी, इरेगुलर होंगी वो, टम्बलिंग वर्ड्स कहते हैं। ये शॉर्ट लाइंस है, बहुत छोटी लाइंस होंगी। और इनमें जो होता है राइमिंग वर्ड्स जो होते हैं, तुकान शब्द बहुत ज्यादा मिलेंगे आपको, बहुत ज्यादा तुकान शब्द होते हैं इसमें। सुब्रीके, सुब्रीके होता है निक नेम, किसी का जो निकनेम होता है उसे हम सुब्रीके कहते हैं। अगर सुब्रीके कहें तो ये अलग है सूडोनेम से। सूडोनेम में क्या होता है? जो किसी का दूसरा नाम हो, ठीक है, सूडोनेम वो अलग होता है। ये सुब्रीके निकनेम, अ नेम गिवन टू समवन, जब किसी को नेम दिया जाए दैट इज नॉट देयर, जो उनका अपना नाम हो, तो उसे हम कहते हैं सुब्रीके। अगला है सॉलिलॉकी। देखो ये आपको पता होगा, मैं मान के चल रहा हूं, बस थोड़ा सा बतलाऊंगा, इसमें डिफरेंशिएट भी करेंगे। सॉलिलॉकी होता क्या है? जैसे कोई करेक्टर है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है हमें कैसे पता लगेगा? तो क्या होता है, वो करेक्टर जो होता है वो सोचता है। अब सोचेगा, वो थिएटर में सोचेगा तो बोल के सोचेगा, उसने मेरे साथ में ऐसा करा, अब देखना मैं ऐसा करूंगा। अब वो बोल के सोच रहा है। जो वो बोल के सोच रहा है, वो जो थिएटर में जो ऑडियंस बैठी हुई है उससे सुनाई देना चाहिए, क्योंकि थिएटर में जो ऑडियंस बैठी है उनको पता लग जाएगा अब ये क्या करेगा और क्या होने वाला है, तो इमेजिन करेंगे। तो सोलिलॉकी में क्या होता है कि जो करेक्टर होता है वो अपने दिमाग में सोचता है और वो जोर से बोलेगा। थिएटर में जो लोग बैठे होंगे उन्हें सुनाई देगा, बाकी जो करेक्टर होंगे उस ड्रामा के वो उस समय होंगे नहीं। और अगर होंगे भी तो चुपचाप ऐसे बैठे होंगे जैसे उन्होंने कुछ सुनाई ही नहीं दिया। तो ये होता है सोलिलॉकी। अब देखो, करेक्टर स्पीक्स टू हिम और हरसेल्फ, करेक्टर अपने आप से बात करता है। इनर मोस्ट थॉट, अपने जो अंदर के विचार होते हैं उनके बारे में बात करता है, जोर से सोचते हुए। दूसरा कोई करेक्टर प्रेजेंट नहीं हो, और प्रेजेंट भी होगा तो ऐसा होगा जैसे कि वो कुछ नहीं सुन रहे। अच्छा, सोलिलॉकी जो होते हैं ये मोनोलॉग और असाइड से थोड़े से अलग होते हैं। मोनोलॉग से तो काफी अलग होते हैं। मोनोलॉग कौन सा होता है? भाई मोनो, एक जना बोलता है, एक जना बोलता है। मोनोलॉग पॉम होती है, उसमें एक जना ही स्पीकर होता है, बाकी लोग होंगे वो सुनेंगे। लेकिन सोलिलॉकी में कोई नहीं सुनता, सिर्फ ऑडियंस सुनती है। मोनोलॉग में जो होते हैं, जो करेक्टर दूसरे प्रेजेंट होंगे वो सुनेंगे। अच्छा, मोनोलॉग में जरूरी नहीं है वो अपने मन में बोल रहा हो, वो ओपनली बोलेगा। जैसे पोम होती है वो ओपनली बोल रहा होता है, तो मोनोलॉग से अलग होता है। ये थोड़ा सा अलग होता है, लेकिन सेम कहेंगे असाइड से। असाइड में भी क्या होता है, जो थिएटर में जो करेक्टर है वो छोटी सी लाइन बोलेगा बस, और जब वो लाइन बड़ी होगी तो वो बन जाएगी सॉलिलॉकी। असाइड में एक छोटी सी लाइन है, कोई फ्रेज बोल दी, आई विल गो देयर,
अब ये छोटी सी एक लाइन है तो ये हो गई असाइड, और ये बड़ी लाइन हो जाए अपने आप से बात करते हो तो वो हो जाएगी सोलिलोकी। तो असाइड को हम सोलिलोकी कह सकते हैं, बशर्ते जो है सोलिलोकी बड़ी होती है, असाइड छोटी होती है। देख लो इसे, स्क्रीनशॉट ले लो चाहे। आगे बढ़ते हैं। स्पेसमेटिक स्कूल, भाई स्पेसमेटिक स्कूल को अगर कहें तो क्या होता है? इसका दूसरा नाम है स्पेसमेटिक पोएट्स। ये ग्रुप ऑफ पोएट्स है। स्पेसमेटिक स्कूल से मतलब ग्रुप ऑफ पोएट्स है। ऐसा था विक्टोरियन एज के दौरान जो है, पहले देखते हैं ये टर्म जो कॉइन करा था, ये विलियम आइटन ने करा था। विक्टोरियन एज के दौरान कई सारे ऐसे राइटर थे जिन्होंने काफी डिफिकल्ट पोम लिखी। कुछ राइटर्स को तो इन स्कूल ऑफ पोएट्स में रख दिया गया कि ये राइटर ये है, क्योंकि इनकी पोम समझ में नहीं आती। कुछ ऐसे राइटर थे जो बहुत अच्छे थे लेकिन उनके खास वर्क ऐसे थे जो समझ में नहीं आए, डिफिकल्ट थे, तो उनके खास वर्क को रखा गया। यहां पे हम नाम बात करेंगे, जैसे एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग, उन्होंने एक लिखा था ओरा ली। ये वर्क जो है इसको रखा जाता है स्पेसमेटिक स्कूल ऑफ पोएट्स में। इसमें सबसे फेमस एग्जाम्पल है टेनिसन ने लिखी थी मॉड। मॉड को समझने में बहुत ज्यादा दिक्कत आई है। उसके कई कारण हैं। एक तो उसमें सॉलिलॉकी बहुत होती है, इनर मोस्ट अपने जो दिमाग में चलने वाली चीजें होती हैं वो बहुत ज्यादा मिलेगी सॉलिलॉकी। लेंग्दी सॉलिलो इंट्रोस्पेक्टिव, जो इंट्रोस्पेक्टिव आत्मंथन करती हुई सॉलिलॉकी बहुत ज्यादा मिलेंगी। साइकोलॉजिकल ड्रामा, बहुत साइकोलॉजिकल कंडीशन में मिलेगी जो फॉर्म होगी, उसमें जो दिमाग में जो चल रहा है वो बहुत ज्यादा मिलेगा। एग्जिग्रेटेड इमोशनल लैंग्वेज बहुत ज्यादा मिलेगी। इमेजरी बहुत ज्यादा मिलेगी। और पैथेटिक फैलेसी मीन्स प्रकृति को एक जो सजीव मान लेना, ये बहुत ज्यादा मिलेगा। तो इन पोम को समझना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि इनमें इमेजरी बहुत ज्यादा होती है, लैंग्वेज भी बहुत डिफिकल्ट हो जाती है। तो कई बार ऐसे पोएट्स को रखा गया स्पेसमेटिक स्कूल ऑफ पोएट्स, और कुछ पोएट्स के वर्क को रख दिया गया जिसमें हम कहेंगे टेनिसन का मॉड। ये फेमस एग्जाम्पल है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये ज्यादा पूछा नहीं गया है, एक बार नेट में पूछा गया था मेरे सामने में, तो अब मैं कह नहीं सकता पूछा गया हो, तो देख लेना इसे, स्क्रीनशॉट ले लो। बस ध्यान रखो स्पेसमेटिक स्कूल ऑफ पोएट्स जो है ये विक्टोरियन एज के दौरान के पोएट्स होते हैं जिनको वर्क्स को समझना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि इसमें इमेजरी बहुत ज्यादा मिलेगी, सॉलिलॉकी बहुत ज्यादा मिलेगी, साइकोलॉजिकल चीजें बहुत ज्यादा मिलेंगी। अब बात करते हैं स्पेंसर स्टेंजा। ये मैं कई बार बता भी चुका हूँ स्पेंसर स्टेंजा, लेकिन एस वाले टर्म्स के पढ़ लें तो मैं एक बार रिवाइज करा दे रहा हूँ। क्योंकि 9 लाइंस के होते हैं, बाद में स्क्रीनशॉट ले लेना। शुरू की जो 8 लाइन होंगी वो आयम्बिक पेंटामीटर में होती हैं, ठीक है। और लास्ट की जो 9 लाइन होती है, नौवीं लाइन, नौवीं वो होती है अलेक्जेंड्राइन। पेंटामीटर का आगे कौन सा होता है? हेक्सामीटर, तो हेक्सामीटर में होगी। इसकी राइमिंग स्कीम ये होती है, जो लास्ट की दो हैं, 8वीं और 9वीं लाइन, इसकी राइमिंग स्कीम सेम है। बस 9वीं लाइन का ध्यान रखना, ये हेक्सामीटर में होती है, ये थोड़ी लंबी लाइन मिलेगी। जब आप 9 स्टेंजा होगा ना, 9 लाइन का स्टेंजा 5 ही है, 5 लाइनें नहीं हो गई, 4 ही हो गई, तो ये जो ये 9वीं लाइन होगी ये बहुत लंबी होगी, ये हेक्सामीटर में होगी अलेक्जेंड्राइन। स्पेंसर ने लिखा था इसे फेरी क्वीन में, सबसे पहले से यूज करा था। और ये जो स्पेंशन स्टेंजा है ये कहाँ यूज करी जाती है? डीप इमोशंस, जब बहुत ज्यादा इमोशंस यूज करने हो, पोएटिक ड्रामा, एक तरीके से जब आप कोई ड्रामा लिख रहे हो, बड़ी चीज लिख रहे हो, तो उसमें भी हम जो है स्पेंसन स्टेंजा का यूज करते हैं। अच्छा, स्पेंसन स्टेंजा को शुरुआत करा था जो है स्पेंसर ने, उन्हीं के नाम पे पड़ गई। बाद में ये अनपॉपुलर हो गई क्योंकि थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि एक खास स्ट्रक्चर को फॉलो करना। 9 लाइन की है, शुरू की 8 लाइन होगा, ये स्ट्रक्चर होगा, 9वीं लाइन का ये होगा, तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि एक पोएट एक खास चीज में लिखे, पैटर्न में। लेकिन बाद में इसे रोमांटिक एज के दौरान इसे दोबारा से रिवाइव करा गया। बायरन ने लिखा था चाइल्ड हेरोल्ड पिलग्रिमेज, ये स्पेंसन स्टेंजा में लिखा गया था, पूछा गया था। लॉर्ड बायरन ने लिखा है चाइल्ड हेरोल्ड्स पिलग्रिमेज। कीट्स ने लिखा था द ईव ऑफ सेंट एग्नेस, ये भी जो है स्पेंसन स्टेंजा में लिखा गया है। शैली ने एडोनिस, ये स्पेंसन स्टेंजा में लिखा। अल्फ्रेड टेनिसन ने लिखा था द लोटस ईटर्स, ये सब स्पेंसरियन स्टेंजा में लिखे हुए हैं, देख लो इन्हें, स्क्रीनशॉट ले लो। तो ये कुछ वर्क्स हैं फेमस जो स्पेंसन स्टेंजा में लिखे गए और पूछे भी गए, नोट्स बना लेना चाहें। आगे बढ़ते हैं। स्पूफ, भाई स्पूफ अगर मैं कहूं तो बहुत ही पॉपुलर वर्ड है और इसे याद भी कर लेना चाहे। स्पूफ होता है जब आप किसी वर्क की फनी और सिली पीस ऑफ राइटिंग, म्यूजिक, थिएटर, किसी भी चीज की जब आप कोई कॉपी बनाओ, जैसे कोई मूवी है, ठीक है, सीरियस मूवी है कुछ है, जैसे एक स्पार्टन मूवी थी, उसका स्पूफ बना, वो कॉमिक बना दिया आपने। कोई सीरियस शोले शोले मूवी है, उसका आप कॉमिक वर्जन बना दो, तो वो क्या कहलाए? स्पूफ हो जाएगा, कॉमिक वर्जन। ये वर्ब भी होता है। हास्य में अनुकृत करना, हास्य में, हास्य जरूर होना चाहिए। जैसे सेंटेंस है आई स्पूफ्ड मर्लिन मुनरो, मैंने मर्लिन मुनरो का स्पूफ करा, मींस उनका हास्य में अनुकृति करी। तो कोई भी वर्क का जब आप कॉपी बनाओ, लेकिन वो कॉपी
जो है कॉमिक होनी चाहिए, तो वो कहलाई स्पूफ। बहुत अच्छा वर्ड है। लास्ट है, हाँ अभी लास्ट नहीं है, स्प्रंग रिदम। भाई स्प्रंग रिदम से अगर हम बात करें तो एक चीज ध्यान रखना, इसमें स्ट्रेस पे ज्यादा ध्यान दिया था, अरेंजमेंट ऑफ स्ट्रेस, इसमें स्ट्रेस बहुत ज्यादा ध्यान दिया था। स्ट्रेस मीन्स इसमें क्या होता है कि आप जो है स्ट्रेस जो होता है उसमें ध्यान देते हैं, बाकी जो अनस्ट्रेस्ड होता है उस पर ध्यान नहीं दिया था। अगर हम कहें जैसे कोई पोएट है, उसने लिखा जो है पेंटामीटर में लिखा है, ठीक है। अब पेंटामीटर में क्या होता है कि पहले स्ट्रेस अनस्ट्रेस, अब आयम्बिक पेंटामीटर हो गया, तो वो हो गया 5 फीट हो गए। अब स्ट्रेस अनस्ट्रेस, ठीक है, एक खास पैटर्न को फॉलो कराया जाता है, इसमें ये पैटर्न फॉलो नहीं होता। इसमें क्या होता है, स्ट्रेस पे ध्यान दिया जाएगा, केवल स्ट्रेस पे। बाकी उसके बाद में जो अनस्ट्रेस है वो चाहे एक हो चाहे दो हो, उससे फर्क नहीं पड़ रहा, ये ज्यादा भी है तो स्ट्रेस पे ध्यान दिया था, बाद में ध्यान नहीं दिया था। तो ये जो होता है इसमें स्ट्रेस पे ध्यान दिया था। इरेगुलर होते हैं, भाई इरेगुलर से समझना कि जरूरी नहीं है पेंटामीटर में हो, ये हो सकता है ट्राईमीटर भी हो, 3 फीट वाले भी हो, टेट्रामीटर 4 फीट वाले भी हो, पेंटामीटर 5 फीट वाले भी हो, या हेक्सामीटर 6 फीट वाले भी हो। तो ये एक तरीके से इरेगुलर होते हैं। अच्छा, इनका जो होता है फर्स्ट लेवल, इससे ध्यान रखना है, फर्स्ट लेवल स्ट्रेस होता है। एक मिनट रुको, जरा फोन आ रहा है, बस मैं इसे जरा साइलेंट कर दूं। फर्स्ट लेवल जो होता है वो फर्स्ट लेवल जो होता है वो स्ट्रेस्ड होता है, और बाकी के जो होते हैं वो अनस्ट्रेस्ड होते हैं। तो इसमें पहला जो होता है वो स्ट्रेस्ड होता है, बाकी के अनस्ट्रेस्ड होते हैं। तो ये इसकी एक खासियत होती है। हॉपकिंस, जो जेरार्ड मेनली हॉपकिंस थे, इन्होंने इसे यूज करा था, और उनका ये मानना था कि ये जो नेचुरल जो हमारी जो स्पीच है उसके काफी करीब होते हैं। उसका कारण क्या है, अगर मान लो मैं कहूं पेंटामीटर, पेंटामीटर में क्या होता है, स्ट्रेस्ड अनस्ट्रेस्ड ये होता है। तो ये कुछ एक वो नहीं होगा पैटर्न कि स्ट्रेस्ड होगा फिर अनस्ट्रेस्ड होगा, जबकि इसमें क्या होता है, स्प्रंग रिदम में इसमें क्या होता है कि एक जो बोलचाल वाली लैंग्वेज होती है वो फॉलो करे जाती है, जैसे कम स्ट्रेस्ड, बाद में अनस्ट्रेस्ड कितने भी हों, तो ये जो हमारी बोलचाल है उसके काफी करीब होती है। तो इस जो स्प्रंग रिदम होता है ये हमारी बोलचाल के काफी करीब होता है। अगर हम बात करें स्प्रंग रिदम की, तो ये स्ट्रेस पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है इसमें, बस ध्यान रखना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार शॉर्ट में बदला दे रहा हूँ बस में। स्प्रंग रिदम की शुरुआत करी थी जेरार्ड मेनली हॉपकिंस ने, और इसमें स्ट्रेस जो होते हैं सिलेबल उस पर ध्यान दिया जाता है, अनस्ट्रेस पे ध्यान नहीं दिया जाता है। और ये इरेगुलर होते हैं, ये ट्राईमीटर भी हो सकते हैं, पेंटामीटर भी हो सकते हैं, हेक्सामीटर भी हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, लास्ट है सिनेस्थीसिया। देखो सिनेस्थीसिया जो है, ये अगर मैं कहूँ तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कई बार इस तरह चीजें पूछ लेंगे, बस शॉर्ट में बतलाऊंगा। सिनेस्थीसिया एक बहुत डिफिकल्ट वर्ड है। सिनेस्थीसिया एक तरीके की मेंटल कंडीशन होती है जिसमें कोई व्यक्ति दो इंद्रियों को साथ जोड़ लेता है। मान लो आपने खाना खाया, अब खाना खाते समय आपको कोई रंग दिखाई दे या इमेज दिखाई दे कि खाना खा रहा है, उसको जो गोल आकृति दिखाई दे, ट्राइंगल, ये खाना जो है बड़ा ऐसा लगे जैसे ट्राइंगल सा है, मतलब दिमाग चल रहा है उसका थोड़ा सा, तो वो क्या होगा, सिनेस्थीसिया। या फिर हम कह सकते हैं कि उसे ने कोई कलर देखा, रेड कलर देखा, अब रेड कलर में उसको कोई आवाज जो होती है वो लगती है कि ये रेड कलर है, इसका मतलब कोई आवाज है खास, तो ये भी उसकी दो इंद्रियां काम कर रही हैं। तो जब किसी व्यक्ति की दो इंद्रियां काम करती हैं तो वो जो मेंटल कंडीशन होती है उसे सिनेस्थीसिया कह सकते हैं। इसको हम कैसे भी ऐसे भी कह सकते हैं, जैसे कोई खास रंग है, कोई संगीत सुन रहा है, वो मान लो संगीत सुन रहा है, म्यूजिक, अब म्यूजिक सुनते समय उसे कोई खास रंग का पैटर्न दिखाई देने लगा, तो वो जो पैटर्न दिखाई देगा वो भी क्या होता है, वो भी एक तरीके से सिनेस्थीसिया होता है। तो ये सिनेस्थीसिया जो होता है मेंटल कंडीशन होती है जिसमें दो इंद्रियां साथ साथ काम करती हैं। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।